नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। अफ्रीकी देश बोत्सवाना भारत में बने तेजस फाइटर जेट को खरीदना चाहता है। बोत्सवाना की सेना ने HAL के साथ बातचीत शुरू की है। हाल ही में से लेकर कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि बोत्सवाना की सेना कई तेजस फाइटर जेट को खरीदना चाहती है और हो सकता है कि आने वाले समय में वो भारत के साथ तेजस फाइटर जेट की डील करे। अफ्रीकन इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि बोत्सवाना की सेना ने कई बार भारत के तेजस फाइटर जेट में अपनी रुचि भी दिखाई है। साल 2013 से ही बोत्सवाना की सेना अपने पुराने पड़ चुके फाइटर जेट को बदलना चाहती है। अभी बोत्सवाना के पास कनाडा के CF-5A फाइटर जेट्स मौजूद है। अब बोत्सवाना क्यों खरीदना चाहता है, उसे किस बात का डर है, ये भी हमें जानना जरूरी है। दरअसल बोत्सवाना को अपने पड़ोसी देशों से खतरा है और इसी वजह से वो अपने इन विमानों को बदलना चाहती है। हालांकि बोत्सवाना की दुश्मनी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे से है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यूनाइटेड स्टेट पैसिफिक एयरफोर्स के कमांडर जो कि भारत आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि जो 2 B-1B बॉम्बर्स भारत आए हैं कोप इंडिया 2023 की एयर एक्सरसाइज में, ये भारत के लिए एक अच्छा अवसर है ताकि भारत इन बॉम्बर्स के बारे में बारीकी से जान सके और साथ ही भारत भी अपनी टेक्नोलॉजी में सुधार कर सके। वहीं रक्षा विशेषज्ञों का ये मानना है कि दोनों ही एयरफोर्सेस उन रणनीतियों पर काम कर रही हैं जिसमें कि बॉम्बर्स को कैसे एंगेज करना है। यानी इसके अलावा उन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स को चाइना के S-6 के बॉम्बर से एक बड़ा खतरा है और खुद दोस्तों अमेरिका कह चुका है कि $1 बिलियन की कीमत पर वो भारत को B-1B बॉम्बर्स और क्रूज मिसाइलें दे सकता है जिसे कि लीज पर भारत ले सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, बेंगलुरु आधारित रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इंडियन नेवी कॉम्बैट सिस्टम इंजीनियरिंग विंग के साथ काम करना शुरू कर दिया है जो कि सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल के लिए है, जिसके तहत एक सुरक्षित यानी कि सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल बनाया जाएगा रणनीतिक जरूरतों का और इसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। कहा जा रहा है कि पिछले हफ्ते कंपनी ने खुलासा किया था कि उसने एक स्थिर स्रोत पर एक गतिशील रिसीवर के बीच सुरक्षित संचार यानी कि सिक्योर कम्युनिकेशन को दिखाने के लिए क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का सफलतापूर्वक उपयोग किया था। क्वांटम कम्युनिकेशन दोस्तों भारत की मिसाइल सबमरीन के लिए एक सुरक्षित संचार की पेशकश करेगी और आगे इसका इस्तेमाल परमाणु सशस्त्र पनडुब्बियों से जुड़ने के लिए भी किया जा सकता है। भले ही भारतीय नौसेना पहले फेज में शिप टू शोर कम्युनिकेशन पर जोर दे, लेकिन इसका इस्तेमाल भारतीय पनडुब्बियों के लिए सुरक्षित कम्युनिकेशन के लिए किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि इन पनडुब्बियों के साथ संपर्क में रहने की क्षमता जो कि भारत के न्यूक्लियर ट्राइड का हिस्सा भी है, जो कि एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू है, जिससे कि भारतीय सैन्य योजनाकार युद्ध की स्थिति में घंटों की बजाय मिनटों में पहले हमले के जवाब में परमाणु हमले का आदेश दे सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय 415 लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भारतीय सेना और 24 यानी कि 24 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदना चाहता है, जो कि बाय इंडियन कैटेगरी के तहत खरीदे जाएंगे और इसमें 50% जो कंटेंट है वो स्वदेशी होना चाहिए और ये जो इलेक्ट्रिक वाहन है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक चलने में सक्षम होने चाहिए और ये 900 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम होने चाहिए और इनकी रेंज 400 किलोमीटर तक होनी चाहिए। कहा यह जा रहा है कि भारतीय सेना इस तरीके की जो लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनका मूल्यांकन ट्रायल करेगी वेंडर से जो कि इस टेंडर का जवाब देंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, जनरल एटॉमिक्स ने M777 आर्टिलरी के लिए एक लॉन्ग रेंज मैन्यूवरिंग प्रोजेक्टाइल जिसे कि LRMP कहा जाता है उसके बारे में जानकारी दी है और इसकी रेंज 150 यानी कि 150 किलोमीटर तक है और जनरल एटॉमिक्स इस महीने के अंत में इस LRMP का परीक्षण करने की योजना बना रही है और इस साल के अंत तक इसके बड़े परीक्षण भी शुरू हो जाएंगे। इसके बाद इसे कम रेंज वाली 127 mm की नेवल गन पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, इस प्रोजेक्टाइल को आर्टिलरी के लिए एक गेम चेंजर कहा जा रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें रैमजेट पावर्ड प्रोजेक्टाइल है जिससे कि इसकी रेंज लगभग 2 गुनी हो जाती है। जनरल एटॉमिक्स के अधिकारियों ने बताया कि इतनी लंबी दूरी पर लक्ष्यों को भेदने के लिए LRMP के लिए पहले इसे अधिक ऊंचाई पर चढ़ाना होगा, जिसके बाद मास्टर डिवाइस इससे अलग हो जाएंगे और इसके पंखों को खोल देगा और साथ ही ये लक्ष्य पर पहुंचने से पहले इन फ्लाइट युद्धाभ्यास भी करेंगे। दरअसल दोस्तों, भारतीय सेना के पास पहले से ही M777 हावित्जर है और ऐसे में भारत के लिए भी ये जो रैमजेट प्रोजेक्टाइल है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। भारत इस तरीके के प्रोजेक्टाइल्स को संख्या में खरीद सकता है और साथ ही साथ इन्हें भारत में अगर बनाता है तो उनकी कीमत भी कम होगी और ये भारत की मारक क्षमता को 10 गुना बढ़ा देगा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जल्द ही 6 यानी कि 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स की डिलीवरी करने वाली है भारतीय नौसेना को मार्च 2027 से, जो कि 8 ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल और DRDO के द्वारा बनाई गई VLSR सैम से लैस होंगे और इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जैसे कि लो रडार क्रॉस सेक्शन, लो अकोस्टिक मैग्नेटिक और इंफ्रारेड सिग्नेचर्स होंगे। इस बारे में डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर
कोचिन शिपयार्ड अपने इन पत्तों को सही से खेलता है तो ये भारत के लिए एक्सपोर्ट मार्केट में एक बड़ा ऑर्डर दिलवाने में सक्षम होगा, क्योंकि कई ऐसे छोटे देश हैं जो कि इस तरीके के जो शिप्स हैं उन्हें खरीदना चाहते हैं। और इन नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स पर ब्रह्मोस मिसाइल के लग जाने से ये अपने से करीबन 4 गुना डिस्प्लेसमेंट वाले जहाजों को भी सिंक कर सकता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, पंजाब के भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग की घटना सामने आई। इसमें 4 जवानों की मौत हो चुकी है। मामले की जांच के लिए सेना ने पूरे एरिया को सील कर दिया है और इस पूरे मामले को सेना अपने स्तर पर हैंडल कर रही है। दरअसल दोस्तों, कुछ दिन पहले मिलिट्री स्टेशन में एक इंसास राइफल गायब हो गई थी। ऐसा लग रहा है कि ये फायरिंग उसी गन से की गई हो, इसीलिए आर्मी इसकी पूरी जांच कर रही है। और खबर ये भी आ रही है कि आर्मी ने एक संदिग्ध को भी हिरासत मिली है और उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सेना ने कहा कि ये आतंकी घटना नहीं है। कहा जा रहा है कि शूटर की तलाश अभी भी आर्मी के जवान कर रहे हैं और सेना के मुख्यालय की तरफ से जानकारी मिल रही है कि ये प्राइमा फेसी प्रैक्टिसाइज्ड का मामला प्रतीत होता है। जांच चल रही है। वहीं पुलिस ने कहा कि यह आपसी टकराव का मामला हो सकता है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि सैन्य अधिकारियों की आपस की ये घटना हो सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अंतरिक्ष क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल करने पर विशेष जोर दिया है। साथ ही उन्होंने दोहरे उपयोग वाले प्लेटफॉर्मों को विकसित करने के लिए भी बात कही है। उन्होंने कहा कि हमें अंतरिक्ष क्षेत्र में आक्रामक और रक्षात्मक यानी कि ऑफेंसिव और डिफेंसिव क्षमताओं को हासिल करना होगा, क्योंकि युद्ध की जो प्रकृति है वो नाटकीय रूप से बदल रही है। सीडीएस ने कहा कि हम अंतरिक्ष के सैन्यकरण और अंतरिक्ष शस्त्रीकरण की दिशा में एक ट्रांजिशन को देख रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक कैग ने 3 डिफेंस पीएसयूज को चिन्हित किया है, जिनमें की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री त्रिची, स्मॉल आर्म्स राइफल कानपुर और राइफल फैक्ट्री ईशापुर शामिल है। और ये 2015 से ही इंडियन मेड असॉल्ट राइफल्स को बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ को बेच रहे हैं, लेकिन वो इसकी उत्पादन की लागत को कम नहीं कर पाए और 5 साल में इन्होंने करीबन 366 करोड़ रुपए का घाटा उठाया। और इन तीनों डिफेंस पीएसयूज ने 12 डिफरेंट कैटेगरी यानी कि विभिन्न श्रेणियों की बंदूकें और असॉल्ट राइफलों को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को घाटे में बेचा है, क्योंकि वे देश में उनके निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल की खरीद लागत को कम करने में विफल रहे। कैग की रिपोर्ट बड़े पैमाने पर उत्पादन के पैमाने को अनुकूलित करने में विफलता और भारतीय सेना से किसी भी बड़े आदेश को यानी कि ऑर्डर को प्राप्त करने में विफलता को दोष देती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना हर साल अपनी नौसेना में 14 नए युद्धपोतों को शामिल कर रहा है, जबकि भारतीय नौसेना केवल 4 युद्धपोत शामिल कर पा रही है। चीन की नौसेना इस वक्त युद्धपोतों के मामले में अमेरिका को पछाड़कर दुनिया में नंबर 1 बन चुकी है और चाइना पाकिस्तान की भी मदद कर रहा है। उसका टारगेट है 2030 तक पाकिस्तानी नौसेना को 50% तक बढ़ा दे। और वहीं भारत का टारगेट 200 जंगी जहाजों का बेड़ा बनाने का था, लेकिन रफ्तार इतनी सुस्त हो चुकी है कि 160 बन जाए वो भी काफी होंगे। दरअसल इंडियन नेवी ने संसद की स्थायी समिति को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कई जरूरी चीजें बताई हैं। फिलहाल भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 16 पनडुब्बियां, 1 परमाणु पनडुब्बी, 11 बड़े युद्धपोत, 13 मध्यम श्रेणी के युद्धपोत, 23 छोटे युद्धपोत, 4 टैंकर, 7 सर्वे पोत, 9 लैंडिंग शिप, 1 ट्रांसपोर्ट शिप, 7 ट्रेनिंग शिप, 1 रिसर्च पोत और अन्य कई छोटे पोत और बोट हैं। दरअसल भारत ने पिछले साल मेक इन इंडिया के तहत 28 युद्धपोतों और पनडुब्बियों को शामिल किया था। नौसेना के बजट में कटौती से पिछले 5 सालों में विस्तार की कई योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। पिछले 2 सालों से नौसेना के बजट में 14% की बढ़ोतरी हुई है। दरअसल भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाना बेहद जरूरी हो चुका है, ताकि संभावित खतरों का जवाब देने के लिए नौसेना सक्षम हो सके और नौसेना का विस्तार होना जरूरी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इटली, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड ने कहा है कि वो कभी एंटी सैटेलाइट टेस्ट नहीं करेंगे, यानी कि सैटेलाइट पर मिसाइल से हमला नहीं करेंगे। और इस तरीके की कसम खाने वाले अब कुल 13 देश हो चुके हैं। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ने पिछले साल दुनिया भर के कई देशों से अपील की थी कि वो एंटी सैटेलाइट यानी कि एसैट टेस्ट ना करें, क्योंकि इससे अंतरिक्ष में भारी मात्रा में कचरा फैलता है, जिससे कि स्पेस स्टेशन, दूसरी सैटेलाइट्स और अन्य अंतरिक्ष मिशनों को खतरा रहता है। इसके बाद से अब तक 13 देशों ने इस टेस्ट को ना करने का फैसला किया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम है। और आप भी जानते हैं कि यह क्षमता कुछ ही देशों के पास है, जिसमें भारत भी शामिल है। हालांकि भारत का भी ऐसा कोई विचार नहीं है, क्योंकि भारत जानता है कि उसके दुश्मन किस तरीके से हैं। इसीलिए भारत फिलहाल तो इस तरीके की कोई कसम नहीं खाने वाला। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया ने एक बार फिर से अपनी महाविनाशक ताकत दुनिया के सामने प्रदर्शित की है। रूस की सेना ने एक नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। रूस ने पड़ोसी देश कजाकिस्तान में बने फायरिंग रेंज से इसका सफल परीक्षण किया है। रूस ने इस नई मिसाइल का परीक्षण ऐसे समय पर किया है जब कुछ सप्ताह पहले ही रूस ने खुद को परमाणु हथियार नियंत्रण संधि से खुद को अलग कर दिया था। रूस ने कहा कि इस मिसाइल के ट्रेनिंग वॉर हेड ने नकली टारगेट को पूरी सटीकता के साथ नष्ट किया।
दोस्तों भारत की जो नई स्पेस पॉलिसी है वो लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड जैसी जो निजी कंपनियां हैं उन्हें लॉन्च व्हीकल्स और सैटेलाइट्स को बनाने की अनुमति देगी। और ये जो नई पॉलिसी है वो एक तरीके से स्पेस सेक्टर में इसरो की मोनोपोली को तोड़ेगी। पॉलिसी सुधार इसरो को अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के अनुसंधान और विकास को प्राथमिकता देने में सक्षम बनाता है, यानी कि उनका ध्यान रिसर्च और डेवलपमेंट में ज्यादा रहे। और ये जो प्राइवेट सेक्टर है वो बाकायदा कुछ फीस और इन्वेस्ट करके इसरो की फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वो एक नई फैसिलिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि लार्सन एंड टूब्रो जैसी कंपनियां न केवल रॉकेट को बनाएंगी या सैटेलाइट्स को तैयार करेंगी या फिर लॉन्च व्हीकल्स को बनाएंगी, इसके अलावा वो डेटा को एकत्रित और प्रसारित करने में भी सक्षम होंगी। तो फिलहाल दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।